प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। विद्यार्थियों, पॉलिटिकल साइंस विषय का जो आपका सेकंड पेपर है, भारतीय राजनीति व्यवस्था, उसके फिफ्थ चैप्टर पर हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर आप देख पा रहे हैं, भारत में जो भारतीय संघीय व्यवस्था और केंद्र राज्य संबंध। तो इस पर पिछले कई वीडियो आ चुके हैं और काफ़ी डिटेल से हम डिस्कस कर रहे हैं। संघीय जो व्यवस्था है उसके बारे में विद्यार्थियों हमने डिटेल से पिछले वीडियो में चर्चा की। और संघीय व्यवस्था क्या है, भारतीय जो संघीय व्यवस्था है उसकी जो प्रकृति क्या है, कैसा है। और आपने देखा था कि भारत में प्योर संघीय नहीं बल्कि संघीय जो व्यवस्थाओं की कुछ विशेषताएं हैं। इसलिए कहा जाता है कि भारत में जो संघीय और एकात्मक व्यवस्था का मिश्रण है। एक अलग प्रकार का जो संघीय मॉडल भारत का है, मतलब हम अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड जैसा संघीय मॉडल नहीं है। तो आज हम यही देखेंगे कि जो भारतीय जो संघीय व्यवस्था है, मतलब भारत में जो संघीय व्यवस्था अपनाई है उसकी लक्षण क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके बारे में हम डिटेल से थोड़ी चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में एकात्मक की भी बात करेंगे। तो वो लक्षण, जब हम आज संघात्मक के लक्षण देख लेंगे फिर एकात्मक के लक्षण देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, निबंधात्मक प्रश्न भी इसको लेकर पूछा जाता है। और जो 2 नंबर के और 1 नंबर के, 5 नंबर के प्रश्न, हर तरीके से प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो आइए हम चर्चा को शुरू करते हैं। उससे पहले जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि अब तक जो भी वीडियो हमने डिस्कस किए हैं वो सारे वीडियो आप क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट जो है उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस चैनल की प्ले लिस्ट सेक्शन में भी जा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं। विद्यार्थियों, सामने स्लाइड में कुछ आप ये पॉइंट जो देख रहे हैं, ये आप भारतीय संघीय व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं, लक्षण हैं, उनके पॉइंट हैं। इनके माध्यम से हम जानेंगे कि भारत में जो संघीय व्यवस्था का मॉडल अपनाया गया है, या फिर हम यूँ कहें कि भारतीय संविधान में जो संघीय व्यवस्था का जो स्वरूप है, तो उसमें ये विशेषता पाई जाती है। मतलब इन बातों से आप ये कह सकते हैं कि भारत में हाँ संघीय व्यवस्था भी अपनाई गई है। या हम यूँ कहें कि संघीय व्यवस्था की भी कुछ जो विशेषताएं हैं, कुछ प्रावधान हैं, वो हमारे संविधान में दिखाई देते हैं। देखिए, पहला पॉइंट आप देख पा रहे हैं, शक्तियों का विभाजन, द्वैध राज्य पद्धति अथवा शक्तियों का विभाजन। विद्यार्थियों, एक एक पॉइंट आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, आप जरूर गौर से समझिएगा। यहाँ द्वैध राज्य पद्धति का मतलब जो कि संघीय व्यवस्था में होता है विद्यार्थियों, कि वहाँ केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। अगर हम उस दृष्टि से देखें तो भारतीय जो भारत में है, हमारे यहाँ भी केंद्र और राज्यों के बीच संविधान के द्वारा ही बाकायदा शक्ति का विभाजन किया गया है। मतलब कुछ जो टॉपिक आप ये कह सकते हैं जिनको हम विषय बोलते हैं, कुछ सब्जेक्ट दिए हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, कुछ पर राज्य सरकार को है, और कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर दोनों को ही है, और कुछ विषय ऐसे हैं जो नए अगर आते हैं तो वो केंद्र के पास। तो मतलब उसको आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है कि केंद्र सूची, राज्य सूची, जिसको हम केंद्र सूची को संघ सूची भी बोलते हैं, या फिर राज्य सूची और समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय, इन तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। आगे हम डिटेल से इनको देखेंगे, लेकिन यहाँ संक्षेप में मैं बता दूं, अगर हम बात करें इन सूचियों के माध्यम से विभाजित जो किया गया है, उसमें जैसे कुछ विषय हैं संघ सूची जो केंद्रीय, जो पूरे देश से संबंधित है, राष्ट्रीय मामले हैं, चाहे वो बैंकिंग, बीमा, डाक तार, विदेशी मामले, रक्षा, सुरक्षा। तो ऐसे कुल मूल संविधान में 97 विषय थे, लेकिन अब वर्तमान में 100 विषय हो चुके हैं वो। ठीक है, तो ये विषय ऐसे हैं जिन पर जो केंद्रीय सरकार है, संसद है, वो कानून बनाएगी, मतलब वो पावर उनको दिया गया है। उसी प्रकार के जो स्थानीय जो मुद्दे हैं, कृषि, कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, जेल व्यवस्था, ठीक है, जो भू राजस्व, तो ये कुछ स्थानीय स्तर से संबंधित जो पंचायती राज हैं, ठीक है, उनको वो मामले हैं वो राज्य सूची में, और उन पर कानून बनाने का अधिकार है वो राज्यों को दिया गया है। और ऐसे वो पहले तो 52 विषय थे, लेकिन अब उसको 42वें संविधान संशोधन 1946 के बाद अब उसको घटाकर
47 विषय कर दिए हैं। उसी प्रकार एक संवर्ती सूची है जिसमें पहले 61 विषय थे, अब उसको बढ़ाकर 66 कर दिया है, क्योंकि राज्य सूची के कुछ विषय इधर शिफ्ट कर दिए हैं। और संवर्ती सूची में होता यह है कि उन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों ही सरकारों को होता है, केंद्र को भी और राज्य को भी। लेकिन लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ केंद्र की जया चलती है। अगर मान लीजिए टकराव होता है तो फिर केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही वैलिड होगा, मान्य होगा। और एक अवशिष्ट विषय भी है, जिन अगर कोई नया ऐसा कोई विषय आता है जो इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं किया गया है, तो वो भी फिर केंद्र को दिया गया है। ठीक है, हालांकि वो विशेषता हम एकात्मक में देखें, लेकिन यहाँ कुल मिला के एक मैंने बता दिया है कि जो शक्ति का जो विभाजन एक संघात्मक व्यवस्था की विशेषता होती है, वो भारतीय संविधान में भी है। तो एक तो ये इससे आप कह सकते हैं, हाँ, एक तो संघीय व्यवस्था का ये प्रावधान है। दूसरा विद्यार्थियों, लिखित एवं विस्तृत संविधान। देखिए, संघीय व्यवस्था की एक बड़ी विशेषता ये होती है कि वहाँ जो संविधान बाकायदा लिखित होता है। ठीक है, मतलब संविधान में ही ये लिख दिया जाता है कि ये राज्य का दायरा है, ये केंद्र का दायरा है, जैसे अमेरिका के संविधान में है। ठीक है, अब हालांकि वैसा बिल्कुल पूर्ण डिवाइडेशन वैसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ एकात्मकता के भी लक्षण हैं। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ भी जो संविधान है वो लिखित है, बाकायदा हर चीज़ लिखी हुई है और विस्तृत है। विस्तृत की तो आप ये दुनिया का सबसे जो स्पष्ट और विस्तृत जो संविधान है वो भारत का ही है। आपको पता है कि 395 अनुच्छेद है कुल, अगर हम बात करें। और वैसे हम संख्या की बात करें, अगर जो उनमें अगर ABCD जो जो आर्टिकल हैं, सब आर्टिकल जो हैं उनको जोड़े तो लगभग 450 से भी ऊपर होंगे। ठीक है, वैसे अगर आपसे पूछा जाता है तो कुल अनुच्छेद कितने हैं भारतीय संविधान में, तो 395 आप बताएंगे। इसी प्रकार जो 22 भाग आपको पता है कि वैसे है, और संख्या की दृष्टि से देखें तो 25 है। ठीक है, और जो 12 अनुसूचियां हैं, परिशिष्ट है, तो कुल मिला के काफ़ी विस्तृत तरीके से भारतीय संविधान में जो स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जिससे कि कोई टकराव ना हो राज्य और केंद्र के बीच। तो ये भी एक संघीय व्यवस्था की विशेषता है। तीसरा है संविधान की सर्वोच्चता। देखिए, जो कि होता है संघीय व्यवस्था में कि वहाँ संविधान सर्वोच्च होता है, न केंद्र न राज्य, बल्कि संविधान सर्वोच्च होता है। वो इसलिए होता है कि क्योंकि संविधान में सब कुछ लिखा हुआ होता है। अगर कोई टकराव होता है तो केंद्र और राज्यों के मध्य, तो फिर संविधान को देखा जाता है कि संविधान किसको कौन सा पावर देता है। इसलिए संविधान की सर्वोच्चता भी भारत में है, और यह संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। चौथा पॉइंट आप देख पा रहे हैं, कठोर संविधान। देखिए, कठोर संविधान का मतलब यहाँ कोई टाइटनेस से यूँ नहीं है, इसके जो प्रावधान है, मतलब संविधान में अगर कोई चेंजेस करने हैं, परिवर्तन करने हैं, तो एकात्मक में जिस प्रकार एक केंद्र सरकार ही कर सकती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कठोर संविधान में। मतलब क्योंकि यहाँ संघात्मक व्यवस्था है और वहाँ ऐसा होता है कि राज्यों के पास भी जो शक्ति होती है। तो हमारे यहाँ पर कुछ प्रावधान तो ऐसे हैं कि जिन पर भी केंद्र चेंज कर सकता है, उसमें राज्यों की आवश्यकता नहीं, मतलब आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जिनसे राज्य भी प्रभावित होते हैं, ऐसे मामले जो कि महत्वपूर्ण है, तो उन पर राज्यों को भी पावर दिया गया। मतलब आपको पता है कि जो एक विशेष जो संविधान में संशोधन करने की जो विशेष शक्ति होती है, जिसमें आधे से कम से कम आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी लेनी होती है, आधी राज्यों की मंजूरी लेनी होती है अगर संविधान में कोई मेजर परिवर्तन करना होता है तो। ठीक है, तो इसलिए एक जो संघीय व्यवस्था में होता है कठोर संविधान, वो भारतीय संविधान में भी है। नेक्स्ट, जो आप देख पा रहे हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, ये बहुत जरूरी भी है कि संघात्मक व्यवस्था में, संघीय व्यवस्था में एक स्वतंत्र न्यायपालिका का भी प्रावधान रखा गया है। क्यों? क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य अगर मान लीजिए संविधान को तो सर्वोच्च बना दिया गया है और शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है, लेकिन टकराव भी तो हो सकता है। तो टकराव अगर होता है तो फिर कौन उनमें सुलझाव करेगा। तो उसके लिए एक स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, हमारे यहाँ पर है। तो एक निष्पक्ष स्वतंत्र न्यायपालिका है जो कि केंद्र और राज्यों के मध्य अगर कोई विवाद होता है तो उनको निपटाती है। ठीक है, तो ये भी एक संघीय व्यवस्था की विशेषता है। नेक्स्ट, आप देख पा रहे हैं केंद्रीय विधायिका द्विसदनीय। बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ, केंद्रीय विधायिका का मतलब संसद। संसद में आपको पता है कि 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये संघीय व्यवस्था में ऐसा होता है, जैसे अमेरिका में भी है कि वहाँ जैसे 2 सदन है, वहाँ की जो कांग्रेस है, तो जो प्रतिनिधि सभा और सीनेट, तो सीनेट राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो उसी प्रकार भारत में भी जो राज्यसभा है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। वहाँ राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा जो चुने हुए मेंबर हैं वो वहाँ बैठते हैं, मतलब राज्य जो सभा है
वो एक राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। तो कहीं न कहीं ये जो प्रावधान है, जहाँ केंद्रीय जो विधायिका है, केंद्रीय विधानमंडल है, वो द्विसदनात्मक, तो ये एक संघीय व्यवस्थाओं में ऐसा होता है। जैसे ब्रिटेन है, वहाँ एकात्मक व्यवस्था है, वहाँ तो नहीं है ऐसा। वहाँ जो दूसरा सदन है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो इसलिए ये भी एक संघात्मक व्यवस्था की विशेषता है और भारत में भी ऐसा है, राज्यसभा जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो विद्यार्थियों, ये सारे पॉइंटों से आपको पता लग गया होगा कि जो भारतीय संविधान में जो संघीय व्यवस्था है उसके भी प्रावधान मौजूद हैं। और देखिए, परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण, कई बार इसको लेकर बड़ा प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आपको इन पॉइंटों के माध्यम से डिटेल से वहाँ व्याख्या करनी होगी। और अगर मान लीजिए छोटे क्वेश्चन के रूप में आपसे 2 या 3 पॉइंट पूछ रहे हैं, 2 या 3 विशेषता है पूछ रही है, तो आप बता सकते हैं। तो इस आधार पे आशा है आपको ये बातें सारी समझ में आ गई होगी। तो अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में एकात्मकता के जो प्रावधान है, क्योंकि मैंने कहा कि हमारे यहाँ प्योर संघात्मक नहीं है, क्योंकि एकात्मकता की भी विशेषताएं हमारे संविधान में पाई जाती है और संघात्मकता की भी विशेषताएं पाई जाती है। तो आशा है आपको ये संघात्मकता की जो विशेषताएं हैं वो तो समझ में आ गई होंगी। और बस आज के वीडियो में तो हम इतनी इतनी बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अ, बस अंत में आपसे यही अपील कि आप अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को ये वीडियो साझा करें, सूचित करें और उनको भी इस पूरी श्रृंखला के साथ जोड़ें। आप भी पूरे जो वीडियो को सबको क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से देखते हुए उनका सबका लाभ उठाएं और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।